हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 5 चैप्टर 6 यानी कि रूरल डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब ये देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा यार एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उसका आंसर्स कैसे लिखना है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना। और आज रात 12 बजे से पहले कसम खा लो कि इंडियन इको को पूरा खत्म करना है। टाइम नहीं बचा, स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने डाल दी है और आई होप आप उसको फॉलो करोगे। तो फटाफट मुझे बताओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप कहां तक आप अभी खत्म कर चुके हो, कितना खत्म कर चुके हो। उस हिसाब से मैं आपको आगे भी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो रूरल डेवलपमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट फटाफट करते हैं इनको। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो, आपको पता है कि रूरल बैंकिंग सिस्टम रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। तो क्रिटिकली आपको बताना है कि क्या क्या कमियां हैं रूरल बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो पहली कमी, द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। अच्छा, मैंने आपको ना हेडिंग डलवा के एक्सप्लेनेशन सिखाया था, अगर आपने मेरे नोट्स देखे हो तो। सबसे पहला, क्रेडिट की जो वॉल्यूम है ना वो स्टिल इनसफिशिएंट है। डिमांड ज्यादा है, क्रेडिट की सप्लाई कम है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है। सैंक्शन का जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो और लेसर अटेंशन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट नीडी, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना उनको ध्यान ही नहीं जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। बड़े फार्मर्स को ही किसानों को लोन दिया जाता है। एनी 2 पॉइंट एनी वे में आपको लिखना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपको एक्सप्लेन करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। हमारे टेबल तक जो पहुंचता है अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो कैसे पहुंचता है, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेजिंग, है ना, स्टोरेज, वो सारे प्रोसेस को एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा, डिस्कस ब्रीफली द इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट। इसमें आपको लिखना क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखना है, पूरा का पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप। और वो उसका बेनिफिट क्या है कि वो जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है ना उसको, उसकी लिमिट को कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन देता है। ये है तभी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम संभाल पाता है चीजों को। ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है महिलाओं का। ये रहा ना बी पॉइंट, देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज इमर्ज्ड टू फिल द गैप ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया एज इट इज डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट but has also need to be fully integrated into overall rural social and community development. It came up as the microfinance program. Focus of self-help group is on those rural people, small or marginal farmers, agriculture and non-agriculture labor who do not have the sustainable access to the formal banking system. जिनके पास formal banking system का access नहीं है, वहाँ पे self-help group help करता है। और फिर आप यहाँ पे महिलाओं वाला contribution लिख सकते हो कि महिलाएं जो मनी कलेक्ट करती हैं और पूल मनी से किसी को क्रेडिट दिया जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मेनली ये कंजप्शन पर्पस के लिए होता है। इससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। आप अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन करके लिख देना। Enlist any 2 problem faced by the farmers in initial year of organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग की 2 प्रॉब्लम बताओ क्लास। एक तो एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, है ना, और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और क्लास शॉर्टर लाइफ है, और इवन जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, इसकी जो इनपुट की कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होती है। इनपुट कॉस्ट हाई है और इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। फूड की जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर है, और आउटपुट जो है वो भी कम है, राइट। जो HYB सीड्स में तेज से आउटपुट होता है ना, इसमें नॉर्मल में आउटपुट जो है वो कम है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते तो आउटपुट कम है, लाइफ शॉर्टर है। ऐसे कोई भी आपको जितने बोला है उतना पॉइंट आप लिख सकते हो। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ, ये सेम पॉइंट है क्लास, रोल ऑफ, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया जो आपने पहले पढ़ा था ना, ये पहला वाला पॉइंट है, बिल्कुल सेम ये पॉइंट जो है बिल्कुल रिपीटेड है। सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, वही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना उसी के बारे में यहाँ पे आपको 4th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो अब देख लो, आंसर आप अपने हिसाब से लिखोगे जो आपने पढ़ा है। इनका आंसर रट्टा मत मारो, बस समझ लो कि यार क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका आंसर्स कैसे लिखना है, ये बहुत जरूरी है। अब आप इसको, आप सब लोग चैप्टर तो रिवाइज करते हो लेकिन पीवाई क्यों पता नहीं क्यों नहीं बनाते। आप देखो ना आप क्या रिवीजन कर रहे हो और क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसको जब तक आप लिंक नहीं करोगे ना एग्जामिनेशन में आंसर लिख नहीं पाओगे। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। आप हर चैप्टर के पीवाई को जरूर देखना, मैं प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 obstacles, any problem hinder the mechanism of agriculture marketing. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कोई भी 2 प्रॉब्लम आपको बताना है, कोई भी 2 प्रॉब्लम। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो सही नहीं है, और दूसरा है कि जो लूटा जाता है किसानों को, है ना, प्राइवेट ट्रेडर जो बिग ट्रेडर्स होते हैं ना क्लास, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जो किसान है ना उनके गलत वजन करवाते हैं, उनसे अनाज ले लेते हैं कम रेट पे और आगे महंगा बेचते हैं। तो ये पॉइंट है। तो 2 पॉइंट आपको लिखना है, ये प्राइवेट ट्रेड और दूसरा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज।
इसके अलावा भी कोई भी आपको लगता है ना वो आप लिख सकते हो, बहुत लंबा लंबा लिखना नहीं है। अगर 3 नंबर का सवाल है तो 8 लाइन, 4 नंबर का सवाल है तो क्लास 10 से 12 लाइन, 6 नंबर में 1 से 1.5 पेज। एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स। तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो फार्मर्स को देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सारी चीजें रेगुलेट रहे, अनरीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो। मनी लैंडर्स, पहले लैंडलॉर्ड और जो मनी लैंडर्स हो गए वो मैनिपुलेट करते थे उनके अकाउंट में और ऊपर से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको उधार देते थे, वो चीजें ना हो, उनके कंट्रोल में आ जाए सरकार के। इसीलिए फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है वो अच्छा है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लेंडर एंड ट्रेडर माइट एक्सप्लॉइट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर बाय द लैंडिंग देम टू एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था वो कम कर दिया। प्राइवेट मनी लेंडर में एक्सप्लॉइट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म बाय मैनिपुलेटिंग, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे। अब सरकार के पास अगर है, कमर्शियल बैंक थोड़ी अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेगा, मनी लेंडर करते थे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो अकाउंट मैनिपुलेशन और दूसरा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाउ डिड हॉर्टिकल्चर इनकरेज द रूरल डेवलपमेंट? हॉर्टिकल्चर के आपको बेनिफिट बताने हैं, हॉर्टिकल्चर कैसे रूरल एरिया को डेवलप करता है। आपको पता है हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जो ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, वो सब हॉर्टिकल्चर है। वो अगर करोगे तो क्या हो? किसानों की इनकम डबल ट्रिपल होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे वो, हेल्दी जो उनको जो भी ट्यूबर क्रॉप्स है उन सबसे क्या होगा? हेल्दी लाइफस्टाइल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो जो किसान खेती-बाड़ी कर रहा है ना, उससे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी, एक सिक्योरिटी बन जाएगी फ्यूचर की। कल को खेती-बाड़ी अच्छी नहीं हुई तो हॉर्टिकल्चर से वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। आपको पॉइंट डाल के ना हाउ डिड हॉर्टिकल्चर encourage rural development, तो आपको लिखना है इन इंडिया फार्मर अडॉप्टेड डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर्स एटसेट्रा। तो ये बातें लिखनी चाहिए, ये आंसर में आपके होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आंसर के अंदर डालना ही डालना है, भले ही हर बच्चा अलग तरीके से आंसर लिखेगा, लेकिन वो वर्ड्स कॉमन होंगे, वो टॉपिक वहीं रहेगा। इट प्ले अ वाइटल रोल इन इनहैंसिंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया और आमतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है, बिकॉज महिलाएं ज्यादातर काम करती हैं, तो अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो है लोग हैं उनको भी ये बेनिफिट देता है। हॉर्टिकल्चर इमर्ज अ सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन और प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन भी है और प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया भी है, और इससे इनकम भी जो है मैनी फोल्ड टाइम्स बढ़ जाती है किसानों की। ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। हनी के लिए क्या होता है? गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। हनी के लिए क्या होता है? गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए होता है बताओ? ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए होता है? व्हीट और राइस के लिए। तो आपको डिफरेंस करना है, आपको कोई लाइन खींच के डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत छोटा क्वेश्चन, आई होप ये 1-1.5 नंबर का होगा ये। तो ग्रीन रेवोल्यूशन refers to large scale increase in production of food grain like rice or wheat resulting from use of high yielding variety seeds, chemical fertilizer, modern sophisticated agriculture machineries etc. है ना। और बाकी गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है इसमें लिखा नहीं है क्या? गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए है? A significant increase in the production of horticulture product in India is termed as golden revolution। देखो horticulture लिखा है, horticulture तो हनी भी लिखोगे, हनी के लिए, हनी होता है ना गोल्डन कलर का, तो हनी और हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। लिमिटेशंस क्या है जरा मुझे बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग के? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वही जो शॉर्टर, कोई भी आप 3 जो आपने मैंने पढ़ाया वो लिखना। लाइफ शॉर्टर होती है, इनपुट कॉस्ट हाई होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ही नहीं, और सरकार भी कोई प्रमोट नहीं करती इसके लिए, है ना। और इसकी सेल प्राइस भी हाई होती है, आउटपुट भी कम निकलता है। तो एनी 3 लिखना है, कोई भी 3 लिमिटेशंस जो इसमें लिखे हैं वो लिख लो, या फिर जो आपने याद किए हैं आप वो लिख लो, जैसा मन करे वैसा लिख देना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए, इससे हमें ये भी पता चला। एक तो रूरल बैंकिंग सिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड इलैबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओनली। यार एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन आता तो है, पर क्या खाली ट्रांसपोर्टेशन आता है? नहीं। जनधन योजना हैज बीन क्रूशियल स्टेप फॉर फाइनेंस रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल करेक्ट है। जनधन योजना से अलग अलग लोगों के, कई करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए और क्लास उनको बैंकिंग सिस्टम में लाया गया ताकि उनका पैसा मोबिलाइज हो सके, मूव हो सके, अच्छे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पैसा वो लग सके। नहीं तो पैसा लोग अपने पास तिजोरी में घर में रखते थे बस, अब बैंक खुल गया तो अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है उनका? ट्रू है। और इवन पैसा भी आएगा बैंक्स के पास तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम जो है लोगों की बढ़ेगी। मेंशन एनी 2 एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी इन द, कोई भी 2 एग्जांपल बता दो, हॉर्टिकल्चर बता दो, फिशरीज बता दो, है ना, इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री फिशरी बताया, बात बराबर। स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग इनिशियल ईयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। वही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की लिमिटेशंस बतानी है आपको और कुछ नहीं, किसी भी तरीके से पूछे तो। यहाँ पे देखो आउटपुट बहुत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है, और आप शॉर्टर फूड लाइफ भी लिख सकते हो, एनी 2 कोई भी 2 लिखना है।
In the current situation, information technology play a vital role in achieving food security in nation like India. Just given the statement, information technology भी एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में नॉन अलाइड एक्टिविटी है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग गांव से डेटा कलेक्ट करता है, कहाँ पे कितनी पैदावार हुई है, कहाँ पे कितनी फसल अच्छी हुई है, फिर उस कहाँ पे खराब फसल हुई है, और उससे कहाँ पे किस स्टेट के अंदर फूड इनसिक्योरिटी कहाँ हो सकती है वो प्रिडिक्ट किया जाता है और वहाँ पे फूड की सप्लाई की जाती है। तो बस यही तो है आईटी, आईटी को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के अगर आपको पूछेगा, बट आपको पता है आंसर क्या लिखना है, आंसर स्टिक रहना। तो इससे ये बच रहा है यार क्वेश्चन क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर लिखना है। सर सुनील सर ने बताया था अपने वीडियो में इसका ऐसे आंसर लिखना है। एग्जामिनेशन में ना सब मेरी बातें याद आएंगी आपको, तो प्लीज पीवाईक्यू बोल देना भाई तुमने सारा रिवीजन कर लिया, ठीक है। बिना पीवाईक्यू के देखो 80 आउट ऑफ 80 तो नहीं आ सकते। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा क्वेश्चन बीएसटी की तरह इंपोर्टेंस लिखो, फीचर लिखो, प्रोसेस लिखो, लिमिटेशंस लिखो, ऐसे नहीं पूछ रहा, घुमा के अलग तरीके से पूछ रहा है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, डिबेट ओवर द सब्सिडी इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल फॉर द सेम, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद टू आर्गुमेंट ऑफ ईच फेवर एंड अगेंस्ट। भाई जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, और ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिसके कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, ये आंसर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, या हर ग्रुप ऑफ बच्चे का अलग अलग हो सकता है कि भाई किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है वो एक डिबेट का मुद्दा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो दो आप बताओ बात कि देना चाहिए वालों के फेवर में दो बात बताओ, नहीं देना चाहिए के फेवर में भी दो बात बताओ, यानी कि अगेंस्ट में किसानों को सब्सिडी देने के अगेंस्ट में दो लाइन बोलो और फेवर में दो लाइन बोलो। तो पहला क्या है, आर्गुमेंट्स इन फेवर, फेवर के आर्गुमेंट में क्या है, एलिमिनेटिंग सब्सिडी में इंक्रीज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम विद रिच और पुअर। देखो जो आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है कि किसानों को सब्सिडी देना चाहिए, तो एलिमिनेटिंग सब्सिडी में इंक्रीज, अगर आप एलिमिनेट कर दोगे सब्सिडीज को तो गरीब अमीर के बीच का फासला और बढ़ जाएगा, बिकॉज मेजोरिटी किसान जो है वो गरीब है। मोस्ट फार्मर मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर इनपुट विदाउट सब्सिडी, तो एग्रीकल्चर इनपुट वो खरीद ही नहीं सकते, बिना सब्सिडी के कहाँ से खरीदेंगे एग्रीकल्चर इनपुट, तो उनको सस्ता चाहिए एग्रीकल्चर इनपुट, राइट। तो ये दो पॉइंट हो गया सब्सिडी देने के फेवर में। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फार्म सब्सिडी, अगेंस्ट जो है वो क्या है, इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट फार्म सब्सिडी हैव हेल्प द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मच मोर देन हेल्पिंग नीडी फार्मर्स। तो सब्सिडी देने से किसानों को कम फायदा हो रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट सब्सिडी आर ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, तो सरकार के ऊपर पैसों का भी बहुत ज्यादा बोझ और बर्डन पड़ता है। तो ये दो जो है वो अगेंस्ट में है, दो फेवर में, आपको दो दो लिखने थे। 14 A sound agriculture marketing system, sound मतलब बेहतर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, वर्क एज अ बैकबोन ऑफ एग्रो सिस्टम ऑफ एनी नेशन। बिल्कुल करेक्ट है। जस्टिफाई द टू स्टेटमेंट लिस्टिंग एनी टू स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू दिस डायरेक्शन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेहतर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, मैंने पढ़ाया था। मार्केट को रेगुलेट कर दिया गया था, कोऑपरेटिव फार्मिंग लोगों को बोला गया था क्लास की मिलजुल कर, सॉरी कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल के काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें वहाँ का। तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट ऑर्डर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना। और कोऑपरेटिव जो मतलब जैसे मिल्क कोऑपरेटिव हो गया, कोऑपरेटिव को सेटअप करना, मिल्क कोऑपरेटिव हो गया। इसके अलावा लिज्जत पापड़ का जो कोऑपरेटिव है, अमूल जो कोऑपरेटिव है तो मिल्क कोऑपरेटिव है, लिज्जत पापड़ वाला कोऑपरेटिव भी गुजरात का है जहाँ पे पापड़ बनाती है महिलाएं, वो भी कोऑपरेटिव को सेटअप करना, ठीक है। तो ये आपको दो स्टेप बताने हैं, तो मैंने ये पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, आपको कोई भी दो स्टेप लिख देना। Over the past few years, India has witnessed a shift from traditional conventional farming to organic farming. Discuss any two reasons behind the shift of organic procedure. दो बेनिफिट लिखने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, दो बेनिफिट लिखने हैं क्लास। मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है और इन्वायरमेंट को भी क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है क्योंकि पेस्टिसाइड फ्री होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द संसद आदर्श ग्राम योजना। तो अब भी देखो इसमें क्या है, तो संसद आदर्श ग्राम योजना में जितने भी एमपीज है उनको बोला गया था आप एटलीस्ट जो है कुछ गाँव को, यहाँ पे नंबर थे 2 या 3 होंगे, 3 होंगे, डेवलप 3 विलेजेस, कम से कम आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर 3 विलेज को आप जो है डेवलप करो, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दो, वहाँ पे क्लास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, वहाँ पे हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करो। तो आप 3-3 गाँव जो है अपने उठाओ और उन गाँव को आप विकसित बनाओ, उनको बेहतर बनाओ। और दो एग्जाम्पल बताना एलाइड एक्टिविटी। तो एलाइड एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, जो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर है ना, वही लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, डेयरी हो गया। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। तो आपको देखो समझ आया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको जरूर इनको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। डिफेंड और रिफ्यूट, सपोर्ट करो या फिर क्लास उसके विपक्ष में जाओ। और स्टेटमेंट क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। बिल्कुल सपोर्ट में है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फॉर्म है रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पे थोड़े से लोगों की जरूरत है वहाँ बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। देखने में सब लोग काम कर रहे हैं बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड।
कैजुअल वेज वर्क इज मेजर सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, डिफरेंट और रिफ्यूट। तो क्लास रिफ्यूट है कि कैजुअल वेज वर्क जो है वो मेन सोर्स है ही नहीं, इतनी इंडस्ट्री रूरल एरिया में है ही नहीं। मेन सोर्स जो है वो किसका है? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा सोर्स है। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड इन रूरल एरिया, नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, people generally do not choose the preference to acquire skills and training of non farm occupation। तो उनको फैमिली मेंबर्स फार्मिंग कर रहे हैं, उनको फार्मिंग का पता है, नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो कैजुअल वर्कर कहां से आएगा? मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग क्लास मोस्ट ऑफ दे आर डूइंग फार्मिंग। ओके, स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स विद द वैलिड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के साथ बताना है आपको, कुछ आर्गुमेंट मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट देनी है उसके बारे में, सही है गलत है, विद रीजन। इसको सीधा रीजन समझ सकते हो। इंडियन इकोनॉमी हैज शोन सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द रिसेंट पास्ट। बिल्कुल गलत है, फॉर्मलाइजेशन नहीं है, इनफॉर्मलाइजेशन है। लास्ट फ्यू ईयर्स में फॉर्मल सेक्टर में लोग कम जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसी को तो बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ है, इन द इकोनॉमी शो सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस, गलत, सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं है, फॉल्स। As the recent years, India has witnesses an unprecedented shift of workforce from formal to informal sector. This may primarily due to decline in job opportunity in formal sector. तो formal sector में job opportunity है ही नहीं, तो informal sector में लोग जा रहे हैं जहाँ पे ना उनको PF मिलता है ना job security है, वहाँ पे 10 से कम लोग वहाँ पे काम करते हैं। In India, the self-employed constitute around 60% of employees, बिल्कुल correct है, 52% around self-employed लोग हैं। The possible incidence of the underemployment is highest among the self-employed, as economists suggest and elaborate two measures that may be taken to ensure more productive employment। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आप कैसे सपोर्ट करोगे? ताकि क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है वो दूसरों को काम देते हैं, रोजगार देते हैं, तो उनको आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो ताकि वो और बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर रोजगार दे? टू मेजर्स टू इंश्योर मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड आर, पहला स्किल डेवलपमेंट। Skill development and training will provide people with the to required expertise and skill undertaking the new ventures, ताकि नए नए वेंचर्स कर सकें, नए नए काम कर सकें, डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, तो उनको स्किल देना पड़ेगा। सेकंड, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट दे, टेक्निकल सपोर्ट दे उन लोगों को ग्रो करने के लिए। तो जो अपना काम कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, सरकार उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, उनके स्किल्स को डेवलप करें ताकि वो न्यू न्यू एवेन्यूज में काम कर सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सके और रोज ज्यादा रोजगार दे सके। जैसे सरकार अदानी की हेल्प करती है, अंबानी की हेल्प करती है, तो वो लोग नए नए जगह पे जमीन खरीदते हैं, सस्ते में अपना बिजनेस चलाते हैं, तो वही एक तरीके का सरकार का हेल्प है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को सरकार करती है। अगला है वाई लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हायर एजुकेशन की वजह से, सोशल मेंटालिटी की वजह से, और कंपनीज जो है इनसिक्योर रहती है क्योंकि वो जॉब छोड़ देंगी शादी के बाद। ये तीन मेन रीजन है। लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज इन इंडिया, सच एज जॉब रिक्वायर स्किल्स एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। और लड़कियां पढ़ती तो हैं लेकिन गांव में आज भी लड़कियों को हायर लेवल की पढ़ाई नहीं दी जाती। मोर एवर ड्यू टू लॉट ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट्स, मोबिलिटी ऑफ वुमेन इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड। तो वुमेन्स मूव नहीं कर सकती। आज अगर आप नोएडा में रहते हो, आपको बैंगलोर में काम करने का मौका मिल रहा है, गुड़गांव में काम करने का मौका मिल रहा है, ग्रेटर नोएडा में काम करने का मौका मिल रहा है, लड़के चले जाएंगे क्योंकि लड़कियों को बड़ी दिक्कत है मूव करने में, तो वो भी एक रीजन है। Casual workers are work in poor working condition. Casual workers often work in very poor condition. Justify yes statement is true. Statement is true because casual workers are the most vulnerable category of the workers. बहुत ही बुरी कैटेगरी है। They are generally not protected by the regulations of the government. कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई लेबर यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है इनका कोई, ना इनको पेंशन मिलती, ना इनको ग्रेचुइटी मिलती, ना पीएफ है, ना इनको जॉब सिक्योर है, ना इनकी परमानेंट जॉब है, कुछ भी फायदा नहीं मिलता। बस आज काम कर रहे, दिहाड़ी बेसिस पे काम मिल रहा है, कल काम नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। Such workers face continued threat to job security. They may also not be entitled to regular income and any social security benefit. PF, ESI कुछ नहीं मिलता। 23rd, since independence, the government has been playing an important role in generating employment directly or indirectly. Discuss. आपको बताना है कि आजादी के बाद से सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रही है। You have to discuss. Various government department enterprise employ people in increasing their output of goods and services leading to direct employment. तो सरकार के जो कंपनियां हैं, सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सरकार डायरेक्टली लोगों की भर्ती करती है एसएससी यूपीएससी के थ्रू। When the output of goods and services from the government enterprise increases, then the private enterprise will receive raw material from the government enterprise. तो जब सरकार सारा काम नहीं कर पाती तो वो प्राइवेट को कहती है आप काम करो, फिर प्राइवेट वाले जो जॉब देते हैं लोगों को, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब जो है वो क्रिएट कर रही है।
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। 24, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस डायग्राम को देख के क्या दिख रहा है। तो डायग्राम को देख के दिख रहा है कि यार तराजू में नीचे की तरफ झुकाव है, ग्रेविटी के थ्रू यहाँ से लोग जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में लोग मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। द गिवन इमेज depict the drift of the Indian workforce from formal sector to informal sector and popularly known as informalization of workforce. Okay, उसी informalization को आपने explain करना है और कुछ नहीं। State and elaborate whether the following statements are true or false with valid argument. आपको true और false बताना है। The government of India has taken crucial steps like जनधन योजना for efficient allocation of financial resources. बिल्कुल करेक्ट है। जनधन योजना से लोगों को बैंकिंग सिस्टम के अंदर जोड़ने की बात करी है। थोड़ा थोड़ा लोगों के पास पैसे वो अकाउंट में आएगा तो पैसों का सही से मूवमेंट होगा, प्रॉपर एलोकेशन होगा पैसों का, और इकोनॉमी में क्लास रोजगार आएगा, इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, कारखाने लगेंगे, है ना, तो फायदे की बात है। True, the government of India has implemented schemes like Jan Dhan Yojana, which has promoted thrift habit, saving habit, and efficient allocation of financial resources. The formal banking system has been benefited by mobilization of substantial amount under this योजना। इस योजना के तहत लोगों ने अपने अकाउंट्स में पैसे जमा करना स्टार्ट किया, लोगों को टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाया गया, उनकी एक्टिविटी में निगरानी रखी गई, बैंक्स के थ्रू जो भी होता है ना सरकार की नजरों में जाता है वो, तो काफी फायदा मिला। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा बिलो। अब देखो ऐसा सवाल आता है, अब देखो ये यहाँ पे कई बच्चे शुरू के 5-6 मिनट 10 मिनट में थक के वीडियो से निकल गए होंगे, लेकिन जो वीडियो में यहाँ तक देख रहा है मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हो। अब ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा इसी टाइप का 100% 19 को, इसी टाइप का, जहाँ पे एक टेबल दिया है। अब ये डेटा तुम्हें याद नहीं करना, ये टेबल गिवन है, आंसर यहां से चालू है, ये टेबल गिवन है और क्वेश्चन पूछा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो, डेटा गिवन रहता है, आउटलाइन एंड डिस्कस द शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन इंडिया और चाइना। फॉर इंडिया चाइना, पाकिस्तान का यहाँ पे हटा दो, आपको इंडिया और चाइना का ही बताना है। तो आप बताओगे कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में 16% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का है एग्रीकल्चर का, जबकि 43% लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी है, जबकि 25% लोग वहां पे काम कर रहे हैं। 54% सर्विस सेक्टर का है, जबकि सिर्फ 32% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जबकि चाइना में 7% कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का है, जबकि 26% वहां पे काम कर रहे हैं। 41% लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, जबकि 41% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जबकि काम कर रहे हैं 28%। 52% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है सर्विस सेक्टर में, जबकि 46% लोग चाइना में वहां पे काम कर रहे हैं। इसी स्टेटमेंट को बस आपको लिखना है और कुछ नहीं। आप इसको आंसर को रीड करो, जस्ट यही स्टेटमेंट लिखना है। चाइना में खेतीबाड़ी कम है क्योंकि चाइना का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है ना, वो खेतीबाड़ी के लिए सूट नहीं करता, अलाउ नहीं करता, इसलिए चाइना में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 7% है। एक ये रीजन दे देना। बाकी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है या सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत वास्ट है, जिसकी वजह से उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। कम लोग काम कर रहे हैं, स्टिल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो आपको इसे सिर्फ वर्ड्स में लिखना है और आपको जहां रीजन जस्टिफाई लगता है वहां आपको रीजन जस्टिफाई करना है, रीजन देना है बस आपको। आप इसे रीड करो, सेम वही बस नंबर को प्रेजेंट किया है। इसी तरीके से आंसर लिखना है। ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेट कंडीशंस द कल्टिवेटेबल एरिया इन चाइना इज रिलेटिवली स्मॉलर देन ऑफ इंडिया, हेंस द कंट्रीब्यूशन to the agriculture sector to GVA is just 7%, employing 26% of its workforce. तो 7% contribution है, लोग कितने काम करते हैं 26%, whereas in India it is 16%, इंडिया में 16% contribution है, जबकि लोग कितने काम करते हैं 43% of workforce. Owing to rapid industrialization in India, चाइना में अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से contribution जो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 41% और काम सिर्फ 28% वर्कफोर्स कर रहा है ना, और इंडिया में 30% है और काम 25% वर्कफोर्स कर रहा है। बस इसी को लिखना है। अब मुझे बताओ आसान है कि नहीं? एक बार आप इसे वीडियो पॉज करो, अगर पूरा का पूरा पढ़ के देखो। आप लोगों से तो कुछ भी नहीं लिखा, वो तो वही टेबल को एक्सप्लेन कर दिया है। और टीचर कैसा हुआ बनाते में डेटा पूछा जाएगा? भाई डेटा नहीं पूछा जाएगा, डेटा दिया जाएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, इसको पढ़ के समझना है। 27, as an economy grow the number of employed person in economy also increases. बिल्कुल करेक्ट है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा रोजगार लोगों को मिलेगा। However, since 1991 India has come up with an exception to this. ये तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन 1991 से देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते चले जा रहे हैं भले ही देश ग्रो कर रहा है। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। आपको प्रॉपर रीजन देना होता है, फिर आपको दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन करना है। तो पहला आप एक्सप्लेन करोगे इसको, फिर दूसरा सेकंड नंबर डाल के आंसर लिख के फर्स्ट और सेकंड, आंसर नंबर 27 का फर्स्ट और फिर सेकंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ। तो एक फील्ड में जहां पे 4 लोगों की जरूरत है वहां 7 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग जो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है।
वो दिख रहे हैं काम करते हुए, बट रियली में उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका आउटपुट जीरो है और वो बेरोजगार है। अगर उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा तब भी टोटल आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को इंग्लिश में लिखना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये आपको बताना है कि हाँ या नहीं, तो बिल्कुल सही है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन लेट 1990s and 1991, the Indian economy experienced a rapid rise in GDP growth rate. However, employment growth standards declining. In spite of rising in GDP, India started experiencing the problem of jobless growth. The Indian economy was able to produce more goods and services without corresponding rise in number of employed person. आप यहाँ पे जो जॉबलेस ग्रोथ है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो कि भैया मशीनरी से लोग काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रहा है। हम लोग ज्यादा डिपेंड होते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, जिसकी वजह से आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। मशीनरी से काम कराओगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, कैपिटल इंटेंसिव यूज करोगे तो लेबर को काम नहीं मिलेगा। इसके बारे में लिखना है। आप चाहे इसको क्लास आप 10 लाइन में आप एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डालना है। इकोनॉमिक्स में पॉइंट टू पॉइंट नहीं डाल सकते, थोड़ा सा लेंथी रखना ही पड़ेगा। बीएसटी में हम कर सकते थे, तो इकोनॉमिक्स में अपने आंसर्स की लेंथ आप अच्छी रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें नंबर नहीं कटते। Neha has been working in a multinational corporation since last 5 years on the payroll of the company. कंपनी के पेरोल पे, ये वर्ड मैंने आपको यूज किया था, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं ना उनको वो पेरोल पे कंपनी उनको रखती है, उनको खुद का कंपनी की तरफ से आईडी मिलता है, कोई थर्ड पार्टी का नहीं होता। एंड डिफरेंट ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कैसा एम्प्लॉयमेंट है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। देखो ये रहा आंसर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। सेकंड, नेम ऐसे एक्सप्लेन भी कर देना। देखो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी कर दिया, ब्रीफली एक्सप्लेन भी तो लिखा है, तो खाली नेम नहीं बताना, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन भी करना है क्या होता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। Name the indicator that is generally used to analyze the company employment situation in a country. Also discuss the importance. तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान समझना, एमसीक्यू में भी आ सकता है। वो कौन सा इंडिकेटर है जिससे हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि कंट्री की इंप्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है? तो होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द इंप्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। ये आंसर लिखें ताकि आपको गाइड किया जा सके कैसे आंसर लिखना है। दिस रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द proportion of population that is actively contributing in the production of goods and services in country. Higher the worker population ratio, higher the engagement of people in economic activity and vice versa. जितना वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हाई होगा उतना ही इकोनॉमी के लिए समझ लो गुड है, अच्छा है वो। 29. Read the following text carefully. Employment generation has remained one of the top challenges. अच्छा, ये जो 29 है ना, इसमें आपको क्या पूछा गया है? अरे वाह, बहुत सारा क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो केस स्टडी है, ऐसे केस स्टडी पेपर में 100% देखने को मिलेगा और सबसे आसान यही होगा, तो घबराना नहीं। स्टेट एनी 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन वर्कफोर्स और एम्प्लॉयमेंट। आपको 2 सोर्सेज बताने हैं डेटा के, आई थिंक यहीं पे ही गिवन था, 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा। देखो हो गया आंसर, ये कितना सिंपल था मुझे बताओ जरा क्लास, ये आपका हो गया आंसर। देखो नेशन ये वाला हो गया क्लास, यहाँ पे डेकेनल 10 इयर्स वाला, और क्लास यूनियन सर्वेज ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ हो गया एक, और दूसरा हो गया क्लास आपका सेंसस। ये दोनों आपको लिखना है। देखो आंसर भी दिया होगा, आंसर ये रहा, 2 मेजर सोर्स ऑफ डेटा, एक तो हो गया एनएसएसओ और दूसरा हो गया डेकेनल पॉपुलेशन सेंसस। तो आप सेंसस भी लिख सकते हो, एनएसएसओ। अगर सिर्फ ये 2 वर्ड लिखोगे ना तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपने पढ़ा भी नहीं पूरा क्वेश्चन, बस ऐसे ही दिख गया आपको आंसर। तो केस स्टडी जो आएंगे ना उसमें मजे हैं आपके, परेशान नहीं होना। द लेबर फोर्स encompass a broader category than the workforce. Defend or refute, बिल्कुल सही बात है। लेबर फोर्स तो बड़ी कैटेगरी होती है ना, तो गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। लेबर फोर्स जो है उसके अंदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आता है। एक्चुअली वर्क फोर्स जो है ना वो लेबर फोर्स के अंदर ही इंक्लूड रहती है। तो लेबर फोर्स मतलब कितने लोग अवेलेबल है, उनमें से जिसको काम मिला वो वर्क फोर्स है, जिसको नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये बड़ी कैटेगरी है, बस आपको इसे एक्सप्लेन कर देना है। इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन मैं होता तो फॉर्मूला जरूर लिखता कि लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये और ज्यादा टीचर को क्लैरिफाई कर देगा भैया कि हाँ ऑब्वियसली लेबर फोर्स जो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तीसरा, वर्कर कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। तो वर्कर 2 है, रेगुलर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, बस खत्म। सेल्फ एम्प्लॉयड और क्लास आप एक सेकंड क्या लिखा हुआ है, वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस। हाँ, तो डिफरेंट इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी वन टाइप। अच्छा, आपको क्वेश्चन में 1 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा है, तो रेगुलर सैलरी लिख लो ना, 1 एम्प्लॉय जो है वो आप रेगुलर सैलरी लिख लो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लिख लो, या फिर आप लिख लो
कैजुअल वर्कर, कोई भी एक लिखना है, जो तुम्हारी मर्जी। सोचो बिना केस स्टडी पढ़े हमने देखो ये तीनों आंसर दे दिए, तो जब भी केस स्टडी आएगी इतनी बड़ी तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद इस केस स्टडी को पढ़ना है, और स्टार्टिंग का 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं बताऊंगा आपको बहुत जल्दी, और उसी में ही क्लास इसको निपटा देंगे हम लोग। तो क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना, इकोनॉमिक्स में पेपर नहीं छूटता, जितना शांत दिमाग से सोच के अच्छे मन से कॉन्फिडेंस तरीके से पढ़ोगे क्वेश्चन उतना ही बेहतर आंसर अपना प्रेजेंट कर पाओगे। बाकी इतना ही क्वेश्चन थे, बस खत्म। 29 क्वेश्चन हम लोगों ने देखो दोनों चैप्टर से बनाए, तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। 6 और 7 चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो आप 12 नंबर तक का इन दोनों चैप्टर से 10 से 12 नंबर कम से कम आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके एमसीक्यू कर लेंगे 1 घंटे बाद। आज रात को शाम को रेडी रहना, 5 बजे 7 बजे 9 बजे, और शाम को 6 बजे मैं सारे के सारे जो डायग्राम्स है उसकी वीडियो ले आऊँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज हम खत्म कर देंगे पूरा का पूरा इंडियन। फॉर्मली आज हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 दिन में लाइव रिवीजन करेंगे, 10 मिनट सीरीज लेके आएंगे, मॉक टेस्ट बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं। ऑल डिफरेंसेस हो गया, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है आंसर्स का, टॉप 100 एमसीक्यू, बहुत कुछ कराऊंगा नेक्स्ट 2 डेज के अंदर। तो आज अपना पूरा खत्म कर देना है सिलेबस, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।